हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अपने क्या नाम की मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो प्रसारित रूप है, एक्सटेंशन फॉर्म है, उसे कहते हैं। और वो L2 तक होती है। फिर अपन ने उसकी संरचना पढ़ी जिसमें तीन मुख्य मुख्य बातें थी। एक तो कोडा इक्विना था जिसको अपन ने कहा था जो कोनस मेडुलरिस होता है। स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम भाग वहां से खूब सारे जो कोन के आकृति का होता है उसे अपन कहते हैं कोनस मेडुलरिस। और उस कोनस मेडुलरिस से तंत्रिकाएं निकलती है, मेरु तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर को सप्लाई करती है। उसका नाम अपन ने रखा था कोडा इक्विना, क्योंकि वो घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई देती है। फिर अपन ने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड को एंड तक खींचकर कौन रखता है? एंड तक मतलब L2 पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, उसको नीचे तक खींचकर रखना जरूरी नहीं तो वो ऊपर की ओर खिसक जाएगी। खींचकर रखती है पाया मैटर, जो हमारे मस्तिष्क का सबसे आंतरिक आवरण होता है। मस्तिष्क का आवरण भी है और स्पाइनल कॉर्ड का आवरण भी है। जो नीचे तक खींच के रखता है उसे कहते हैं अपन फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल जो है वो संयोजी ऊतक का बना होता है, वो नॉन नर्वस पार्ट है। ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया था, इसमें तंत्रिकाएं नहीं रहती। क्वेश्चन पूछा जाता है जो फाइलम टर्मिनल है वो नॉन नर्वस है, नर्वस है, तो नॉन नर्वस पार्ट है, उसमें तंत्रिकाएं नहीं होती है, वो संयोजी ऊतक का बना है। फिर अपने स्पाइनल कॉर्ड का एक काटा। फिर अपन ने बताया कि ये संवेदी सूचनाएं हमेशा पृष्ठ वाले यानी कि डोर्सल रूट से आती है और वेंट्रल रूट से वापस मोटर जाती है। सबसे पहले हम उद्दीपन देते हैं, वो रिसेप्टर को जाता है। उसके बाद में वो एफरेंट तंत्रिका यानी संवेदी तंत्रिका में जाता है। उसके बाद में वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जिसको अपन कहते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल। वहां से वापस डिसीजन होने के बाद में वापस कहाँ आता है? ये अपने मोटर नर्व में आता है और मोटर नर्व से प्रभावित अंग तक जाता है और अपन अंगुली वहां से हटा लेते हैं। ऐसा अपन ने कल पढ़ा था। क्लियर? आज अपन रिफ्लेक्स एक्टिविटी पढ़ेंगे और उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है अपना रिफ्लेक्स आर्क। आर्क का मतलब होता है चाप। रिफ्लेक्स आर्क ये अपन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है कि सबसे पहले आप उद्दीपन किसे देते हो? रिसेप्टर को। सबसे पहले रिसेप्टर को उद्दीपन, रिसेप्टर से वो किस में जाता है? सेंसरी नर्व में, संवेदी तंत्रिका में। हिंदी लिख सकते हो आप, मैं बोल रहा हूं संवेदी तंत्रिका में। इसका दूसरा नाम क्या था आपके? एफरेंट यानी अभिवाही, एफरेंट नर्व। और एफरेंट नर्व से कहां जाता है वो? स्पाइनल कॉर्ड में। सही बात है, स्पाइनल कॉर्ड के कौन से भाग में? ग्रे मैटर में, जिसको अपन कहते हैं केंद्र, क्योंकि वहां पर डिसीजन होता है, सेंटर पॉइंट है वो। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सेंटर पॉइंट है। तो वहां से निकलता है कौन आपके? कौन सी नर्व आती है वापस? मोटर नर्व सूचनाएं लेकर। इस मोटर नर्व को अपन क्या कहते हैं? या दूसरा नाम किसका है? एफरेंट की जगह क्या आ जाएगा? वापस जाती है तो इफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व, और इफरेंट नर्व से वापस कहां चली जाती है? अपने टारगेट ऑर्गन पर। किस पर? टारगेट पर, जहां पर पिन चुभाई थी। क्लियर? ये तो हो गया एक्शन, उसका हो गया रिएक्शन। इस पूरे को अपन कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यानी सबसे पहले संवेदनाएं कौन ग्रहण करेगा? रिसेप्टर। रिसेप्टर किसको देगा? सेंसरी। सेंसरी किसको देगी? स्पाइनल कॉर्ड को। या स्पाइनल कॉर्ड तक का ही अपन पढ़ रहे हैं, नहीं तो ब्रेन होता तो ब्रेन आ जाता है। यहाँ पर हमने किसका रिफ्लेक्स पढ़ा है? स्पाइनल कॉर्ड का। फिर वहां से किस में जाती है? मोटर में। मोटर से वापस टारगेट पर, यानी जिस पर आपने पिन चुभाई थी, जहां उद्दीपन दिया था, वहां से हाथ हट जाएगा, फिंगर रिमूव हो जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं रिफ्लेक्स की। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, रिफ्लेक्स क्रियाएं। रिफ्लेक्स क्रियाएं, पहली बात, रिफ्लेक्स एक्शन ऐच्छिक होते हैं, अनैच्छिक? अपन ने पिन चुभाई, अपने हाथ इच्छा से हाथ हटा रहे हैं, ऑटोमेटिक हाथ हट जाता है। कहीं पिन चुभने पर, कहीं लगने पर, कहीं कुछ काटने पर इमीडिएट अपने आप हट जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन सदैव कैसे होते हैं? कैसे होते हैं भाई? वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी होते हैं, ध्यान, अनैच्छिक होते हैं। इन वॉलंटरी, अंग्रेजी में याद रखना भाई, अच्छा रहता है। इनवॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के सामने बात करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं कहेगा अनैच्छिक क्या होता है, वो आपके ऐसे उड़ाएगा, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन सदैव इनवॉलंटरी होते हैं, यानी अनैच्छिक होते हैं, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करते हैं। चलिए साहब, अब अपन बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को ब्रेन का कौन सा एरिया? मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा स्पाइनल कॉर्ड से नियंत्रित
नियंत्रित किया जाता है। कहां कहां से? ब्रेन से नियंत्रित किया जाता है और एक स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन से नियंत्रित किया जाता है उसे अपन कहते हैं, अभी बात करेंगे आगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक तो कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन का कौन सा एरिया? मेडुला ओब्लोंगेटा। और स्पाइनल कॉर्ड से नियंत्रण, दो जगह से अपने नियंत्रण होता है। किसका? आपके स्पाइनल, ये अपने रिफ्लेक्स एक्टिविटी का, प्रतिवर्ती क्रिया का, प्रतिवर्ती क्रिया का। क्लियर? चलिए ये लिखिए, फिर अपन बात करते हैं। हेडिंग लगाइए अगला, रिफ्लेक्स का वर्गीकरण। रिफ्लेक्स का वर्गीकरण लिखिए फटाफट। चलिए सर, हो गया? चलिए, आज अपना टारगेट है रिफ्लेक्स एक्टिविटी पढ़ना और पीएनएस पढ़ना। कल रहेगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और समाप्त टॉपिक। चलिए सर, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्स का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? लेवल बेस्ड। लेवल बेस्ड का मतलब होता है नियंत्रित किससे किया जाता है। ब्रेन के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले रिफ्लेक्स क्या कहलाएंगे, और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या कहलाएगी। तो लेवल के आधार पर कि लेवल कौन सा है, ब्रेन है कि स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसमें दो तरह का होता है, एक होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स। कौन सा बेटा? क्रेनियल रिफ्लेक्स। क्रेनियल का मतलब कहने की जरूरत नहीं है, कौन सा रिफ्लेक्स है ये? ब्रेन के द्वारा नियंत्रित होता है। क्रेनियल का मतलब ब्रेन, और ब्रेन में कौन करेगा वो आपको बहुत अच्छे से पता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। और दूसरा जो होता है वो होता है मेरुरज्जु के लेवल पर होने वाला, कौन सा हो जाएगा आपके? स्पाइनल रिफ्लेक्स। कौन सा हो जाएगा? स्पाइनल। ये मेरुरज्जु के हो जाएगा, एंटीरियर हॉर्न जो अपन थी। तो ये तो ब्रेन के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और ये स्पाइनल लेवल के द्वारा। तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? इन प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्सेस का कंट्रोल यानी नियंत्रण मेडुला ओब्लोंगेटस से होता है। क्लियर? और इसमें क्या लिखोगे आप? इन रिफ्लेक्सेस का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, किसमें? ग्रे मैटर जो एच आकार का होता है, ग्रे मैटर में उपस्थित कुछ सेल्स के द्वारा होता है, कुछ सेल्स के द्वारा होता है, कुछ सेल्स के द्वारा होता है। क्लियर? अगली बात, दूसरा अंतर, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर यानी क्रेनियल रिफ्लेक्स, ये है जटिल रिफ्लेक्स होते हैं। ब्रेन जटिल क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, कॉमन जटिल रिफ्लेक्स होते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपके एक हाथ में, मेरे मैं बता रहा हूँ, मैं डेमो कर रहा हूँ आपके सामने, मेरी इस फिंगर पे तो पिन चुबा रहा और इस फिंगर पर सांप ने पकड़ रखा है। तो पहले आप कौन सी फिंगर हटाओगे? सांप वाली हटाओगे, पिन वाली? पिन वाली नहीं हटाओगे, कौन सी हटाओगे? सांप वाली। तो ये डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड नहीं कर पाती, कौन करेगा? ब्रेन करेगा। तो ये जटिल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल होते हैं, ये जटिल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। और ये जो है, ये है सिंपल रिफ्लेक्स को, यानी सरल रिफ्लेक्स, बहुत सिंपल से रिफ्लेक्स, जैसे कहीं लग गई, चोट लग गई, एकदम हाथ हटा लिया अपने को नियंत्रित करता है। नियंत्रित या ये कंट्रोल एक ही बात है,
करती है। क्लियर? चलिए सर उदाहरण ले लेते हैं अपन। तो इसका लिखिए आप, ये जो रिफ्लेक्स होते हैं ध्यान रखना, ये स्लो रिफ्लेक्स होते हैं। ब्रेन वाले रिफ्लेक्स क्या होंगे? स्लो रिफ्लेक्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, स्लो रिफ्लेक्स होता है। गलती मत कर देना ब्रेन है भाई बहुत तेजी से करता है ना, स्लो होते हैं, क्योंकि ब्रेन से मैसेज आने में बीच में सिनेप्स होते हो। सिनेप्स में आपको पता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जब जाता है केमिकल के थ्रू, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन की बात कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फास्ट नहीं होता है। क्लियर? और ये क्या होता है, इसमें सिनेप्स की संख्या कम होती है, 1 या 2 होते हैं, और इसमें सिनेप्स 3 होते हैं, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इसमें सिनेप्स का मतलब रुकना पड़ता है, वहां पर स्टेशन है, इसमें स्टेशन की संख्या ज्यादा है, इसमें स्टेशन की संख्या कम है, तो टाइम कम लगता है। ये फास्ट रिफ्लेक्स होते हैं। कौन से होते हैं? फास्ट, तेजी से होते हैं। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये स्टूडेंट कंफ्यूज भी होता है क्यों लगा रहा हूं, ध्यान रखना, ब्रेन वाले को फास्ट कर देता है वो। अब लो आप एग्जाम्पल, ये आ गया आपके रसगुल्ला देखकर, रसगुल्ला देखकर, रसगुल्ला देखो या और कुछ देखो जो आपको मन भाए, देखकर मुंह में लार का आना, मुंह में लार आते हैं, लार बोले तो सलाइवा, सोच के ही आ जाता है यार, देखना तो बड़ी बात है, लार का आना, ठीक है। और उधर आ जाइए आप, तो उधर क्या हो जाएगा आपके, पिन चुबाने पर फिंगर यानी अंगुली को हटाना, फिंगर को तुरंत हटाना, ये सारे स्लाइड। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, अभी मत पूछना, आप आगे बताऊंगा। नी जर्क, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ नी जर्क, घुटना झटका, क्लियर? घुटना झटका। यहाँ पर ऐसे इस तरह से एक पांव को मोड़ के रखा है, फिर उसको ऐसे हथौड़ी से मारा है, वो पांव ऐसे सीधा हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, वो भी अब बताऊंगा आपको, जो इसको अपन कहते हैं नी जर्क, ध्यान रखना है ना, ये आगे बताऊंगा मैं, याद रखना ही। लिखिए फटाफट, ये हो गया पहला वर्गीकरण। कौन कौन सा? रिफ्लेक्स का वर्गीकरण। किसके बेस पर? 1 नंबर लगा रहा हूँ, देख लो आप, किसके बेस पर? लेवल के बेस पर। लिखिए फटाफट। लिखिए दूसरा वर्गीकरण, जल्दी कीजिए, वक्त कम है हमारे पास। हो गया? चलिए, तो क्रेनियल रिफ्लेक्स एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स ब्रेन के द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड की कुछ कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है, जो ग्रे मैटर में उपस्थित होती है। क्रेनियल वाले स्लो होते हैं, स्पाइनल वाले फास्ट होते हैं। चलिए सर, दूसरा वो है पूर्व अनुभव के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण जिसका नाम है रिफ्लेक्स। कौन सा? प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर। कुछ चीजें हम ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ती है, जैसे साइकिलिंग हमें सीखनी पड़ती है, म्यूजिक बजाना सीखना पड़ता है, लेकिन आंखें टिमकाने की हमें सीखना नहीं पड़ता है, मुंह में लार का आना ये सीखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आती है। पाचन में जठरस का इस्तेमाल होना ऑटोमेटिक होता है। साइबेरियन पक्षी अपने आप यहाँ पर उड़कर आ जाते हैं, भरतपुर केवला देवी, सेंचुरियन बर्ड जो है। तो इन चीज़ों को सीखने की जरूरत नहीं होती। जिनको सीखने की जरूरत नहीं होती है उन्हें अपन कहते हैं अनकंडीशनल, और जिनको सीखने की जरूरत होती है उसे कहते हैं कंडीशनल। ठीक है, तो 2 तरह का है यहाँ रिफ्लेक्स ये। और ये प्रयोग किया था, वैज्ञानिक का नाम लिखता हूँ, उसका नाम था पावलो। क्या नाम था? पावलो। और उसने किस पर किया था? डॉग यानी कुत्ता, और उसने घंटी बजाई थी तो बेल, इस नाम से एक्सपेरिमेंट फेमस है, डॉग बेल एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखना, कौन सा एक्सपेरिमेंट? डॉग बेल। नेट पे पढ़ना है इसको सर्च करके कि पावलो का डोल बेल एक्सपेरिमेंट क्या है, ये नेट पे पढ़ना आप, बहुत अच्छा है, कॉमेडी वाला है। पावलो डॉग बेल एक्सपेरिमेंट, ये साइकोलॉजी के अंदर आता है। इसके 2 भाग किए इन्होंने। एक तो किया कंडीशनल मतलब आपको सीखना पड़ेगा। कंडीशनल यानी कंडीशनल को आपको ध्यान रखना, ये हमें सीखना पड़ता है, इसलिए इसको अपन कहते हैं एक्वायर्ड। क्या कहते हैं?
एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना पड़ता है, अर्जित यानी सीखना पड़ता है। एक्वायर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्जित। अर्जित यानी प्राप्त करना, कहते हैं मैंने ये अर्जित किया अपनी मेहनत से, तो ये आपकी मेहनत से सीखना पड़ेगा। क्लियर। और दूसरा जो होता है वो होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल, जिनको सीखने की जरूरत नहीं है, अनकंडीशनल, ये अनुवांशिक है, बोले तो इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब ये अपने पेरेंट्स के साथ में आया, यानी अनुवांशिक है। ये अनुवांशिक है, सीखने की जरूरत नहीं है। पहला ये है जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। सही बात है, जन्म के बाद ही सीखते हैं। ये है जन्म जात होते हैं। जन्म जात मतलब जो जन्म से ही आए हैं, भगवान ने दिए अपन को, माता पिता ने गुण सूत्रों से ही आ गए, जन्म जात होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इनको सीखने हेतु पूर्व अनुभव की, पूर्व अनुभव समझते हो ना, एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। आवश्यकता, अरे यार इंग्लिश में लिखो ना, नीड होती है, आवश्यकता होती है। इसमें पूर्व यानी पास्ट, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती है। इसमें आपको नीड नहीं होगी, ध्यान रखना। इनका जो नियंत्रण है, इनका पहले यानी सीखते समय, इनका पहले नियंत्रण सेरिब्रम यानी प्रेमस्तिक ही करता है। क्यों? सीखने का काम किसका होता है? प्रेमस्तिक, सेरिब्रम करता है। लेकिन बाद में यह मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। पहले तो कौन करेगा? सीखते समय तो सेरिब्रम, लेकिन बाद में कौन करेगा? ये करता है। उदाहरण ले लो आप इसके, उदाहरण ले लो, टाइपिंग, कुछ भी ले लो, साइकिलिंग, स्विमिंग, टाइपिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, है ना। और आप चाहो तो ले लो इसमें क्या, घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग, घोड़े की सवारी करना सीखनी पड़ेगी आपको, ये ऐसे नहीं घोड़े पे बैठ गए। सिंगिंग, गाना गाना, और डांस भी तो सीखना पड़ेगा फालतू। ये सारी जो चीजें हैं भाई आपको सीखनी पड़ेगी। क्लियर। और वो पियानो बजाते हो ना, और प्लेइंग यानी प्लेइंग विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइक क्या हो गया? पियानो। कोई भी आपको नया वाद्य यंत्र बजाने वाला या पियानो बजाना, है ना, हारमोनियम बजाना, ये सीखना पड़ता है ना, तो इसी के अंदर आए, प्लेइंग विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर। इधर आइए आप, पास्ट एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब इसमें क्या क्या चीजें आएगी, एग्जाम्पल लो इसके। इसका नियंत्रण कौन करेगा? इसका नियंत्रण कौन करेगा भाई? प्रीवियस एक्सपीरियंस की आवश्यकता ही नहीं है। मेडुला ओब्लोंगेटा करेगा, मेडुला ओब्लोंगेटा ही करता है। इसमें सेरिब्रम की आवश्यकता नहीं होती है। केवल कौन करता है?
केवल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें देखो पहले सेरिब्रम ने किया था, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा ने किया था, इसमें सेरिब्रम की नीड नहीं है। उदाहरण, आई क्लोजिंग एंड ओपनिंग, जल्दी करें। जठरस का स्त्रवण यानी कि गैस्ट्रिक जूस हो का स्त्रावण हो, चाहे लार का स्त्रावण हो, कोई भी स्त्रावण हो, सारा का सारा। क्लियर। पक्षियों का जो बर्ड माइग्रेशन होता है, पक्षियों का जो माइग्रेशन होता है, मैंने बताया ना, साइबेरियन पक्षी जो भरतपुर केवला देवी उद्यान जो है, सेंचुरी बर्ड सेंचुरियन, वहां पर आते हैं साइबेरिया से, बर्ड माइग्रेशन होना है ना। ऐसे खूब सारे उदाहरण है जो हमारे कंडीशनल में नहीं आते। क्लियर। और लिखना ये हो गया सारा। ब्लिंकिंग ऑफ आई, नी जर्क, मिल्क फीडिंग, गर्म वस्तु के छूने पर हाथ को हटा लेना, हाथ हटा लेते ना अपन, कहीं लग जाती है तो हाथ को हटाना, ये भी इसी में आता है। और आपके वो नी जर्क, याद करो, अभी अपन बात करेंगे, बस उसी पे आ रहा हूँ मैं। नी जर्क, घुटना झटका, वो भी इसी में आता है। ऐसे खूब सारे हैं आपके, ये जो लिखते चाहो आप, ये सारे के सारे कौन से हैं, अनकंडीशनल है, ये है कंडीशनल। क्लियर। तो फटाफट लिखिए इसे, फिर अब आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई। चलिए अगला जो वो है सिनेप्स की संख्या के आधार पर। अगला जो वर्गीकरण है तीसरा है रिफ्लेक्स का, वो है सिनेप्स की संख्या के आधार पर। चलिए तो दो वर्गीकरण हो गए हैं। ये जो नी जर्क है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, एक वर्गीकरण करने के बाद में। तीसरा लगे सर, रिफ्लेक्स नंबर तीसरा वर्गीकरण का, ये है सिनेप्स की संख्या के आधार पर, संख्या के बेस पर, सिनेप्स की संख्या के बेस पर। तो अगर एक सिनेप्स होगा संवेदी और मोटर के बीच में, एक संवेदी और एक मोटर, दो न्यूरॉन, एक ही सिनेप्स है तो वो हो जाएगा मोनोसिनेप्टिक, और एक से ज्यादा है तो वो हो जाएगा पॉलीसिनेप्टिक। तो बहुत सिंपल सा है। एक तो होता है मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, और एक हो जाएगा पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। क्लियर। तो देखिए इसमें परिभाषा बहुत सिंपल है। इसमें संवेदी न्यूरॉन, जिसको अपन कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, तथा मोटर न्यूरॉन यानी कि प्रेरक, हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग लिख दी मैंने, के बीच केवल एक ही, ध्यान रखना ओनली वन, इंग्लिश में लिख रहा हूं गलती नहीं करूंगा, वन यानी एक ही सिनेप्स होता है भाई। एक ही सिनेप्स होता है, यानी कैसे, ये सेंसरी है न्यूरॉन या एफरेंट, एक ही बात है, दोनों सही है। ये आ गया सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर।
ये इसकी सेल बॉडी आ गई, ये इसका डेंड्राइट आ गया, और यहां से शुरू हो गया कौन सा आपका ये मोटर न्यूरॉन, इसको अपन कह सकते हैं इफ्रंट। इसका ये सेल बॉडी आ गई, ये एक्सोन आ गया, और ये आपका डेंड्राइट आ गया। इन दोनों के बीच सिनेप्स की संख्या कितनी है, केवल एक ही, एक नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे अपन क्या, मोनोसिनेप्टिक। कौन सा, मोनोसिनेप्टिक। क्लियर। और इस मोनोसिनेप्टिक का एग्जांपल अपने आ जाएगा, अभी अपन पढ़ेंगे कौन सा, नी जर्क। कौन सा, नी जर्क, घुटना झटका। ये क्या है, घुटना झटका, अभी देखते हैं, आगे लगाते हैं झटका, जोर का झटका, धीरे। क्लियर। अब इसके अंदर देखो कौन कौन सी चीजें होती है, इसमें कौन कौन से भाग कंपोनेंट होते हैं, पूछा जाता है ये कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, यानी कौन कौन से न्यूरॉन होंगे। एक तो होगा देखो इसमें रिसेप्टर, क्या होगा, रिसेप्टर, याद है ना आपको। दूसरा होगा इसमें सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी बोले तो एफरेंट, एफरेंट ये न्यूरॉन होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, मोटर न्यूरॉन, मोटर यानी कि इफरेंट न्यूरॉन। ये तीन चीजें होगी, ध्यान रखना, तीन के अलावा चौथा नहीं होगा। एक और न्यूरॉन होता है जिसका नाम है इंटर न्यूरॉन। कौन सा होता है बेटा, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जो होता है यह इसमें भाग नहीं लेता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाग ये क्या है, इंटर न्यूरॉन अभी मैं आपको बताऊंगा, नहीं लेता है। कौन भाग नहीं लेता है, इंटर न्यूरॉन। करो क्वेश्चन, ये तीन ही है इसके, एक दो तीन ही कंपोनेंट है, यानी तीन ही चीजें मिलेगी, रिसेप्टर, सेंसरी और एफरेंट, और सेंटर तो है ही है, क्या सेंटर तो स्पाइनल कॉर्ड होना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। लेकिन इंटर न्यूरॉन यानी बीच में दो न्यूरॉन के बीच में वाला, ये इंटर न्यूरॉन भाग नहीं लेगा, क्योंकि ये भाग लेगा तो सिनेप्स की संख्या एक से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इंटर न्यूरॉन भाग नहीं लेता है। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देता है, ये ध्यान रखना, इंटर न्यूरॉन भाग नहीं लेता है। अब दूसरा मैं लिख रहा हूँ, उसका नाम है पॉलीसिनेप्टिक। इसमें क्या होगा, संवेदी और मोटर के बीच में एक से ज्यादा सिनेप्स होते हैं, एक से ज्यादा सिनेप्स होते हैं, एक से ज्यादा सिनेप्स होते हैं, ठीक है ना। अगली बात, दूसरा अंतर इसके अंदर, अब देखो इसके अंदर क्या है, एक तो कंपोनेंट की बात करते हैं अपन, देखो कंपोनेंट की बात करो, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन से अवयवी भाग लेते हैं, तो एक तो इसमें हो जाएगा वही सेम, कौन सा, रिसेप्टर, रिसेप्टर, फिर आएगा आपके सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर। उसके बाद में आएगा आपके मोटर न्यूरॉन, सेंसरी, और इसके अंदर अब एक जुड़ जाता है कौन सा, नया न्यूरॉन, कौन सा, इंटर न्यूरॉन। ध्यान रखना, ये दोनों के बीच में होता है। फिर आता है कौन सा, आपके मोटर न्यूरॉन। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया, ये तो ये सेम ही, इन दोनों के बीच में एक्स्ट्रा कौन आ गया, इंटर न्यूरॉन, ये भाग लेता है। ये पॉलीसिनेप्टिक में, पॉली मतलब अनेक हो गए ना, पॉली सिनेप्ट, अनेक सिनेप्स का होना, देखो नाम में कहा, पॉली में अनेक, सिनेप्स यानी सिनेप्स, पॉलीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स में भाग लेता है, लेता है ध्यान, और उसमें मोनोसिनेप्टिक में नहीं लेता है। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा विड्रॉल रिफ्लेक्स। कौन सा आएगा, विथड्रॉल, ये अंग्रेजी में याद रखने नाम, विड्रॉल रिफ्लेक्स। विड्रॉल रिफ्लेक्स कौन सा होता है, किसी गर्म वस्तु के छूने पर हाथ को तेजी से हटाना, वो कौन सा होता है, विड्रॉल। तो ध्यान रखिएगा, इसमें विड्रॉल इसमें जाएंगे, क्लियर, और इसके अंदर जाएंगे वो वाले। विड्रॉल का मतलब है हॉट यानी गर्म वस्तु को, सब में देखो अलग अलग एग्जांपल, ध्यान रखना, छूने पर हाथ हटाना, ये कहलाता है कौन सा रिफ्लेक्स, विड्रॉल। एटीएम से पैसे अपन विड्रॉल नहीं करते हैं, बाहर निकालते हैं, वैसे हाथ को ही तेजी से वहां से हटाता है, छूने पर हाथ हटाना। ये है वर्गीकरण। मोनोसिनेप्टिक जिसमें केवल एक ही सिनेप्स बनेगा, पॉलीसिनेप्टिक जिसमें एक से अधिक सिनेप्स बनेंगे। क्लियर। लिखिए ये वी फोर वर्सेज। अब अपन पढ़ेंगे नी जर्क। लिखिए फटाफट भाई। हो गया, चलिए
सिनेप्स का वर्गीकरण पढ़ लिया अपन ने 3 तरह से, संख्या के आधार पर, प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर, लेवल के आधार पर, सारा वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है। अब अपन नी जर्क पढ़ लेते हैं और रिफ्लेक्स कंप्लीट करते हैं। लगाइए हेडिंग नी जर्क। क्या है नी जर्क? अब देखिए आप, अब मैं इधर बना रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन। देखिए आप, ये लीजिए सेम वही बनाया मैंने, क्लियर। अब इसके अंदर बना लेते हैं वही ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। देख लो आप, ये लीजिए फिर यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखो ये राउंड आकृति बनाना मेरे को। ये लेटरल हॉर्न, ये लीजिए बीच में न्यूरोसील कैविटी बन गया। ये देख लो अंदर ग्रे और व्हाइट। बाहर वाला बना लेते हैं। ये लीजिए ये डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये लीजिए सर, यहाँ से आ गई है। ये लीजिए सर, नर्व आ गई। अरे ये लीजिए बस, जगह चाहिए खूब सारी। ये लीजिए बन गया एक साइड अपने। अब कुछ नहीं कर, हमें पता है ये सेंसरी है, ये मोटर है, सब पता है, आपने पहले पढ़ चुके हैं सारा। सेम ऐसा है, सेम उधर है। अब मैं इधर बना रहा हूँ पाँव। देखना हो जगह चाहिए और ऐसे करें, और छोटा कर देते हैं इसको। ये लीजिए, यहाँ थोड़ा मोटा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से तंत्रिकाएं आएगी ना, तो जगह चाहिए बस। ठीक है, और मोटा कर दें। चलो आपकी बात मान लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है। चलिए, और इधर बना रहा हूं मैं पैर। ये मैंने किसी बंदे का पैर बना दिया यहाँ। ऐसा एनसीईआरटी बुक में आपके बना हुआ है। ये पैर आ गया, ये अंगुली आ गई इसकी, ठीक है। पैर मोटा है, ध्यान रखो। ये लो थोड़ा और मोटा बनाओ। ले लीजिए अब, ठीक है, थोड़ा इंसान वाला लग रहा है। ये लीजिए, क्लियर। ये पैर है, घुटना है, ये घुटना, ये बोन आ गई यहाँ पर पटेला, इसको नी कैप कहते हैं, ढकनी, क्लियर। अब क्या किया, आपको रिफ्लेक्स एक्टिविटी चेक करनी है। तो आपने उस बंदे को ऐसे बैठाया, मैं डेमो नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पर भी करते हैं अपन, एल्बो का भी ऐसे बैठा है और हल्का से यहाँ मारते हैं। मारते ही ये जनन करता, करंट कहाँ जाएगा, सेंसरी से अंदर जाएगा, मोटर से रिप्लाई आएगा और अपना हाथ वहाँ से हटेगा। इसको चेक करते हैं कि क्या इसका सेंसरी और मोटर रूट सही है या सही नहीं है, या तंत्रिका में कोई खराबी है कि नहीं है। इसलिए पाँव का जो एग्जाम्पल दिया वो नी जर्क है। एल्बो जर्क हो सकता है, रिस्ट जर्क हो सकता है, बहुत सारे जर्क हो सकते हैं। जर्क का मतलब आप उद्दीपन देते हो। तो देखो आप यहाँ पर क्या करते हो, आप एक हथौड़ा लेते हो। हथौड़ा मतलब रबड़ का हो भाई, ऐसा नहीं लोहे की ठोकना शुरू कर दो, मरीज भाग जाएगा। ये हैमर, ये लिया आपने क्या, हैमर। हैमर यानी हथौड़ा, और यहाँ पर आपने इसके मारा, यहाँ पर, कहाँ पर, इस जगह। यहाँ पर आपने क्या दिया इससे, स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी उद्दीपन दिया, दे दिया उद्दीपन। यहाँ पर हमारी मसल्स होती है, क्या होती है, मसल्स। और मसल्स में क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं। मसल्स में क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। हम उसी की बात कर रहे हैं। मसल में क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर। जैसे ही आप उद्दीपन दोगे, रिसेप्टर उत्तेजित होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ पर आपने स्टिमुलस दिया, ठीक है ना, यहाँ पर रिसेप्टर है। उन रिसेप्टर को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर है रिसेप्टर। क्या है बेटा, रिसेप्टर, संवेदनांग। ये तो उद्दीपन को ग्रहण करेंगे।
इस रिसेप्टर का एक विशेष नाम होता है, इससे अपन कहते हैं मसल, पेशियों में पाए जाते हैं, नाम क्या है मसल, और वो तर्करूपी होते हैं इसलिए कहते हैं स्पिंडल। यहाँ पर रिसेप्टर का नाम क्या है, कुशन, रिसेप्टर का नाम क्या है, मसल स्पिंडल है। क्लियर। और जैसे ही आप यहाँ पर रिसेप्टर उद्दीपन ग्रहण करेंगे, उद्दीपन ग्रहण करते ही किसके थ्रू जाएंगे, ये संवेदी, ये डेंड्राइट निकला यहाँ से, ये डेंड्राइट चला गया, ये डेंड्राइट, ये सेल बॉडी, ये यहाँ से गया कि नहीं गया, यहाँ से उद्दीपन गया, ये लो उद्दीपन गया। कौन सी नर्व है ये, सेंसरी नर्व, संवेदनाओं को ले जाने वाली सेंसरी है, इसको आप कह सकते हो क्या, एफरेंट। सही है, ये संवेदनाएं गई, ये डेंड्राइट है पूरा लेके। यहाँ पर ये क्या हो गया, डोर्सल रूट गैंग्लियन है, जिसको अपन क्या कहते हैं, DRG, पढ़ चुके अपन यस्टरडे, डोर्सल रूट गैंग्लियन। और यहाँ पर इसकी क्या आ जाती है, सेल बॉडी, याद करो, ये इसकी क्या आ गई यहाँ पर, सेल बॉडीज, करेक्ट। यहाँ सेल बॉडी से क्या निकला, एक्सोन, क्या निकला, ये लंबा सारा क्या निकल रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है कौन, एक्सोन। ये मैसेज यहाँ गया, फिर यहाँ पर सेल बॉडी के अंदर आया, सेल बॉडी से एक्सोन में गया, ये मैसेज आ गया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब देखिए यहाँ आने के बाद में ये दो में विभाजित हो जाता है, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, यानी एक्सोन कितने में डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो गया। किसमें डिवाइड हुआ है, दो में डिवाइड हुआ है। हमने बताया तो जो एक्सोन का अंतिम भाग होता है, जिसको अपन कहते हैं सिनेप्टिक नोब, एक एक्सोन के अंदर 2000 तक विभाजन हो सकते हैं लास्ट में। हमने तो यहाँ पर कितने किए, केवल 2 ही किए हैं, ठीक है ना। चलिए साहब, ये मैसेज यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, आपको पता ही है कौन सी होती है, जिसको अपन कहते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल। क्या कहते हैं, एंटीरियर हॉर्न सेल। क्लियर। अब क्या होता है, यहाँ से मैसेज वापिस आता है, यहाँ से कौन निकलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कौन भेजता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकला और यहाँ से नई तंत्रिका निकली जिसका नाम है मोटर, वो आती है यहाँ पर, इस तरह से आकर इसको उद्दीपन वापस देती है। तो क्या होता है, ये पाँव जैसे मारते हो, थोड़ा सा पाँव कहाँ जाएगा, आगे जाएगा हल्का सा, देखा डायग्राम में थोड़ा बता रहा है, आगे की ओर जाते, थोड़ा आगे गया, आगे क्यों गया, वापस रेस्पॉन्स आया, इसका मतलब उसका रूट सही है। आपने सेंसरी को उद्दीपन दिया, मोटर में वापस आ रहा है, यानी बीच में कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल तंत्रिका उसकी सही है। तो इसका क्या नाम हो गया, ये इधर से मैसेज लेके आ रही है, इसका क्या नाम हो गया, मुझे ये बता दो, ये कौन सी है, ये कौन सी नर्व है, मोटर नर्व। संदेश लेके आ रही है, कौन सी है, मोटर नर्व। इसको अपन और दूसरा नाम क्या सीख सकते हैं, इफरेंट नर्व। सही बात है, चलिए ओके, ये एफरेंट है, ये इफरेंट है। क्लियर। अब आप देखिए इधर कि ये जो बीच में यहाँ पर है, इनके बीच में एक न्यूरॉन और आ जाता है, ये बीच, इस न्यूरॉन का नाम है इंटर न्यूरॉन। क्या नाम है, इंटर न्यूरॉन। आपको पता ही है पॉलीसिनेप्टिक में काम आता है, ये कौन सा न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंटर न्यूरॉन है भाई, इंटर INTER न्यूरॉन। ये लीजिए, ये कौन सा न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है आपके। ये क्या करता है, ये अपना अलग ही गीत गाता है। जैसे आपने यहाँ पर मारा, यहाँ पे टच उद्दीपन दिया, हाथ इधर फोल्ड होगा कि नहीं होगा, क्या ये पूरा फोल्ड हो जाएगा, थप्पड़ मार देगा यहाँ पे मुंह पे, नहीं होगा, हल्का सा फोल्ड होगा। इसका मतलब पीछे से कोई ना कोई इसको रोक रहा है कि थोड़ा सा ही आगे जाना, ज्यादा आगे मत जाना। वैसे ही सेम घुटने पे जैसे ही अपन यहाँ उद्दीपन देते हैं, थोड़ा सा पैर आगे आएगा, वापस चला जाएगा, यानी पूरा ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आया, यानी पीछे से मांसपेशियां खींच रही है, यानी तंत्रिका की सप्लाई, पिछली मांसपेशियों को कोई ना कोई मैसेज मिल रहा है कि इसको थोड़ा सा ही लूज करना, ज्यादा लूज मत करना, यानी कंट्रोल होता है सब कुछ। इसलिए वो कंट्रोल कौन करता है, इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन यहां से बीच में जुड़ गया है इस दूसरे वाले से, और यहां से मैसेज आ रहा है, देखो ये अब नया न्यूरॉन आ रहा है, यहां से देखिए आप, यहां से मैसेज आ रहा है, ये मैसेज आया, वापस आकर कौन सी पेशियों में गया, नीचे वाली पेशियों में, ध्यान रखना, ऊपर वाले पेशियों में नहीं। ये तो पॉजिटिव देता है कि भाई क्या करो, संकुचन करो, लेकिन ये नेगेटिव देता है कि संकुचन मत करो। कौन, इंटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन हमेशा नेगेटिव मैसेज देता है, पॉजिटिव नहीं देगा कि भाई पैर गया थोड़ा आगे, पैर थोड़ा सा आगे गया, वापस रुक जाओ, इसका मतलब पीछे से रोक कौन रहा है, ये वाला इंटर न्यूरॉन। क्योंकि ये नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर यानी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त करता है, और ये जो है वो उत्तेजक प्रकार का करता है, इसलिए पैर ये तो ले जाएगा आगे और ये रोकेगा, कौन सा, इंटर न्यूरॉन वाला पार्ट। क्लियर। ये दो रूट आते हैं यहाँ से, एक तो इधर जो संकुचन कराता है, और एक जो संकुचन को एक लिमिटेड तक हो। इसलिए एनसीईआरटी में देखने, इस पाँव को थोड़ा सा यहाँ पर यूं करके और यूं करके वापस नॉर्मल लेके आ गया, थोड़ा सा पहले आगे गया, फिर वापस अपनी जगह आ गया, अपनी कांस्टेंट पोजीशन पे आ गया। क्लियर। इसे कहते हैं अपन नी जर्क। बनाइए साहब, उद्दीपन दो, गया, वापस आया, लेकिन आते समय ध्यान रखना, ये उदाहरण है ना, इसमें आप ये मत कहना सर इसमें इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहा है, ये
पॉलीसिनेप्टिक है। नहीं है, ध्यान रखना ये कौन सा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, आंसर आपको वही देना है, मोनोसिनेप्टिक है, ध्यान रखना। इन मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है इंटरन्यूरॉन होने के बावजूद भी, क्योंकि प्राथमिकता इसको दी गई है एनसीईआरटी ने, रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स है ये, मोनोसिनेप्टिक। पॉलीसिनेप्टिक में काउंट मत कर देना, गलत हो जाएगा। ओके चलिए, और इंटरन्यूरॉन इसमें भाग नहीं लेता है, यही बोलना है अपन को अभी तक। तो बनाइए फटाफट, सेम ऐसा इधर है तो सेम इधर भी ऐसा कर सकते हैं अपन, जल्दी कीजिए। हो गया, ओके गाइस। अब अपन कल बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इन दोनों में स्वायत्त में तो बहुत ही है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो होते हैं, जिनमें अपन अंतर कर लेंगे, टोटल 5-7 अंतर है जो कर लेंगे। और पैरासिम्पैथेटिक जो अपने परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर दो चीजें होगी आपके, एक तो होगी क्या नाम की कपाल तंत्रिका है जो मस्तिष्क से आती है, और एक होती है मेरु तंत्रिका है जो स्पाइनल कॉर्ड से आती है। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं कल वापस। ओके, बाय बाय।